जो असेसमेंट है आमतौर पे ये समझा जाता है कि असेसमेंट इज टू जज द स्टूडेंट, वेयर इज इट इज नॉट. असेसमेंट इज फॉर द टीचर टू अंडरस्टैंड कि क्या मैंने आज सही से पढ़ाया नहीं पढ़ाया. एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर दे दी, ये करके आना, पढ़ के आना, एग्जाम में यही इसी तरह ये सवाल आएंगे, आप रिकॉल करके लिख रहे हो, यानी आप रूट लर्निंग पे फोकस कर रहे हो, और उसके बाद एग्जाम में मार्क्स आए, आप इंजीनियर बन गए या जो भी आप डिग्री आपने ली वो बन गए. पर एप्लीकेशन करना तो आपने सीखा ही नहीं कहीं पे, तो कैसे अप्लाई करोगे? इंजीनियर या फिर कोई भी प्रोफेशन है वो तभी अच्छा बनेगा जब वो जो भी वो सीख रहा है वो उसको अप्लाई कर पाए. टेल मी द डिफरेंस बिटवीन लाइक तब की एजुकेशन और आज की एजुकेशन में फर्क क्या है? जो मेन ऑब्जेक्टिव था पढ़ाने का वो कहीं धुंधला सा होता जा रहा है धीरे धीरे. टेल मी आज के टाइम में व्हाट इज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम टुडे इन योर पर्सपेक्टिव? Hi Lokesh, welcome to the Open Talk Show. बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू फॉर द वेलकम एंड आई होप दैट वी विल हैव एन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हियर. Sure. मुझे ये बताओ, आज के टाइम में ना लोग ना एजुकेशन को लेके बहुत कंफ्यूज है, ओके, बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम टुडे, एंड देयर इज सो मेनी एक्सपेक्ट ऑफ एजुकेशन को कैसे कैसे हमें लेना चाहिए, किस तरह से हमें सीखना चाहिए, उसके बारे बहुत सारे लोगों को माइंड में लोग ना आजकल एआई पे ऊपर ज़्यादा वो है. सो आई वांटेड टू नो एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए पर्सन जो लाइफ में कुछ सीखना चाहता है, हाउ दे कैन थिंक ऑफ एजुकेशन, कि उसको लर्निंग पर्सपेक्टिव को कैसे देखना चाहिए उनका. सो शाहीन, इसके लिए ज़रूरी है कि हम एजुकेशन को समझें. एजुकेशन जो शब्द है वो लैटिन शब्द है, एजुकाशियो. इसका मतलब ये है कि आप एक बच्चे को बेसिकली ज़िंदगी के लिए तैयार करते हो अलग अलग स्किल सेट के ज़रिए, कल्चर के ज़रिए, वैल्यूज़ के ज़रिए, जिससे वो ज़िंदगी के लिए तैयार हो. आज के दौर पे स्कूलिंग ने एजुकेशन को डोमिनेट कर रखा है, जहाँ पे ज़्यादा फोकस डिग्री लेने में, मार्क्स हासिल करने में, एग्ज़ाम्स में, इन सब पे ज़्यादा फोकस रहता है, जहाँ पे हम बच्चे के कॉग्निटिव स्किल सेट डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं. बच्चा बिकॉज उसके आसपास भी यही सब हो रहा है, तो बच्चा भी फोकस करता है कि मैं कैसे बस पढ़ लूँ, पढ़ के एग्ज़ाम दे दूँ, मार्क्स ले लूँ, मार्क्स लेके डिग्री ले लूँ वगैरह वगैरह. एंड it has become more like target oriented rather than process oriented. तो क्यूरियोसिटी नहीं हो रही, बच्चे सवाल नहीं कर रहे, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें, जिसके वजह से एजुकेशन हैज़ टेकन अ बैक सीट ज़्यादातर. नाउ जॉन ड्यूई ने भी ये बात कही थी कि एजुकेशन इज़ प्रिपरेशन फॉर लाइफ. ये ऐसा नहीं है कि मतलब आपने बस डिग्री ले ली और आपका एजुकेशन ख़त्म हो गया. एजुकेशन गोज़ बियॉन्ड स्कूलिंग. तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग इस प्रोसेस को समझें, ख़ासकर स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को समझें, और टीचर्स जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है इस चीज़ को समझें, ताकि जो भी कन्फ्यूजन हो रहा है वो बच्चा कन्फ्यूजन को फेस करे, और इतना कॉन्फिडेंट हो कि कन्फ्यूजन जो हो रहा है उसके बारे में वो सवाल कर पाए, डरे नहीं, कोई अप्रीहेंशन ना हो. क्योंकि मतलब आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं ये देखा ही होगा कि ज़्यादातर टीचर्स कहते हैं कि ये ऐसे पढ़ो, पढ़ के बस हो गया तुम्हारा, अब यही लिख के आना एग्ज़ाम में. तो ये ना करके अगर बच्चा फील फ्री करे कि ही शुड गो एंड आस्क क्वेश्चंस, क्यूरियोसिटी को अपने एड्रेस करे, तो ये कन्फ्यूजन धीरे धीरे रिजॉल्व. कन्फ्यूजन इज़ नॉट बैड, कन्फ्यूजन इज़ गुड प्रोवाइडेड वी एड्रेस देम. एवरीथिंग नीड्स टू बी एड्रेस. कन्फ्यूजन को अगर हम सप्रेस कर देते हैं देन इट वुड क्रिएट प्रॉब्लम तब आगे जाके, क्योंकि फाउंडेशन ही सॉलिड नहीं बना. जो कन्फ्यूजन हो रहा है उसको क्लियर करके फाउंडेशन सॉलिड बनाएंगे तब जाके आप उसको करेंगे. तो स्कूलिंग से हटके अगर हम बस एजुकेशन में फोकस करें कि हाँ, यू प्रिपेयरिंग अ चाइल्ड फॉर लाइफ, वेयर अ चाइल्ड एंड द पर्सन कंसर्न कैन हैव अ टू वे कम्युनिकेशन, जहाँ पे कन्फ्यूजन्स को एड्रेस किया जा रहा है, सवालों को पूछा जा रहा है, उनके जवाब मिल रहे हैं, उसके बाद द चाइल्ड इज़ कॉन्फिडेंट इनफ टेक इट फॉरवर्ड अलग अलग तरीक़ों से, एक्सपेरिमेंटेशंस के ज़रिए, देन द चाइल्ड वुड बी प्रिपेयर्ड फॉर लाइफ. सो इस प्रोसेस के दौरान ये भी इम्पोर्टेंट है कि द आइडिया ऑफ रिफ्लेक्शन उसको भी हम प्रमोट करें बच्चों में, ताकि बच्चे अपने आप को समझ पाए, अपने आसपास के माहौल को समझ पाए, लाइफ में क्या डिसीजन लेने, कैसे डिसीजंस लेने हैं, इन सब को समझ पाए. तो इसके लिए रिफ्लेक्शन करना बहुत ज़रूरी है. अब
मुद्दा ये है कि अक्सर, आई एम नॉट सेइंग हर जगह, बट अक्सर जो रिफ्लेक्शन है बहुत सुपरफिशियल लेवल पे होता है, जहाँ पे ये फोकस किया जाता है कि अच्छा क्या क्या बोला जा रहा है, क्या ये सुनने में अच्छा लग रहा है, रादर देन उस रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में एंगेज हो, बच्चे को प्रोब किया जाए। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, कुछ टाइम पहले की बात है। एक सेशन में था मैं, ओरिएंटेशन सेशन था, आई वाज अ पार्टिसिपेंट। तो सुबह सुबह था एंड जो कंडक्ट कर रहे थे उस सेशन को, उनके टीम मेंबर्स में से दे केम इन विद अ बास्केट, और हर एक पार्टिसिपेंट को एक संतरा दिया, संतरा ऑरेंज। तो संतरा मिला एंड आई थॉट सुबह सुबह का टाइम है, खाने के लिए दिया होगा। तो मैंने संतरा खा लिया, मतलब छील लिया एंड छील के खा लिया संतरा। कुछ देर बाद जो फैसिलिटेटर है वो आए वहाँ पे एंड दे सेड कि अब इस संतरे को फील करो, रिफ्लेक्ट करो, ये और सुनो इसकी बातें, क्या बात हो रही है, क्या बात नहीं हो रही है, एंड ऑल दिस, लाइक टू कनेक्ट विद दैट फ्रूट, दैट ऑरेंज। एंड मतलब मेरे पास तो तब तक संतरा खत्म हो चुका था, तो आई वाज जस्ट लुकिंग अराउंड, बिकॉज मेरे लिए संतरा है, संतरा को खाओ। It's as simple as that. And people were like, you know, holding the orange and ऐसे लगा के, ऐसे पास लगा के कुछ महसूस कर रहे हैं। अब इसमें सही गलत के पर्सपेक्टिव में हम नहीं जा रहे हैं, हम मे बी लोग सुन पा रहे होंगे, आई डोंट नो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इट्स अबाउट मी। तो उसके बाद देन द फैसिलिटेटर सेड कि अब मुझे बताइए कि इस संतरे से आपकी क्या बात हुई, व्हाट डिड यू फील। तो आपने तो खा लिया। हाँ, मैंने तो खा लिया, मेरा तो खत्म हो चुका था। तो एंड मेनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स सेड कि आई वाज फीलिंग कि द ऑरेंज वाज टॉकिंग टू मी। सो मेनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स सेड कि दिस ऑरेंज इज टॉकिंग टू मी, आई एम फीलिंग इट्स लव, इट्स टेलिंग मी नर्चर मी, ये करो, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। अगेन आई वुड रिपीट कि सही गलत कुछ नहीं है, आई एम जस्ट, आई थिंक यू आर नॉट द वन जो खा लिया, बाकी और भी लोग होंगे, आई एम श्योर होंगे शायद, मे बी, आई डोंट नो। पर हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सही गलत में नहीं था, मे बी उनको सुन रहा होगा। तो ये मतलब जो बात हुई थी कि अच्छा आपको संतरे के साथ इंटरैक्ट आपने किया और क्या फीलिंग हुई, क्या रिफ्लेक्शन हुआ, इसके ऊपर बताइए। और ये बहुतों ने बहुत सारी बातें की, सुनने में बहुत अच्छा लगा। इट साउंड, ओह माय गॉड, क्या ये सही बंदा सही में, बंदी सही में संतरे के साथ इंटरैक्ट कर पा रहा है एंड ऑल दिस स्टफ। और वो मतलब उस कुछ लोगों ने बताया अपनी फीलिंग से, बता के वो वहाँ पे ख़त्म हो गया। आई थिंक ये और डीपर जा सकता था, जहाँ पे अगर जो लोग इंटरैक्ट कर पा रहे हैं उनको ये पूछा जाता कि आप कैसे कर रहे हो इंटरैक्ट, शेयर, हाउ आर यू कनेक्टिंग। तो ये प्रोसेस में होता कि बस ऊपर में ना रह के, अगर आप सही में डीपली जा रहे हो तो पता कीजिए कि भाई मतलब कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, उन्होंने कैसे किया, कैसे फील हुआ। अदरवाइज तो संतरा खाने के लिए होता है, खा लिया मैंने, बाकी मतलब हाँ। तो द आइडिया शुड बी, द जस्टिस की स्टूडेंट्स शुड बी encouraged to ask questions, go deeper, not just be at the surface level, and because reflection से ही बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के पास निकल के आएंगी कि क्यों हो रहा है, सेल्फ प्रोबिंग, और उससे क्या निकल के आ रहा है, क्या जवाब आ रहा है। और जब एक इंटरेक्शन हो, जो भी आपके टीचर्स हो या फैसिलिटेटर्स हो स्टूडेंट्स के साथ जो एंगेज कर रहे हैं, भले पेरेंट्स की ना हो, वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और उन छोटे छोटे सवालों को कैसे डीपली प्रोब करके यार आप डीपर जा रहे हैं, तब आप चीज़ों को बहुत गहराई में समझते हैं और इस कन्फ्यूजन से दूर हो सकते हैं। रादर देन कन्फ्यूजन को आप शव कर दें एंड बोल दें नहीं आप जो मैंने बताया वही सीखो। एंड या द आइडिया शुड बी टू गो डीपर ऑलवेज। सो व्हाट आई अंडरस्टूड, आपने जैसे बताया कि जो सिस्टम है, समटाइम वी शुड आस्क टू द स्टूडेंट, ओके, और जो सीख रहे हैं आपसे उनसे भी पूछना चाहिए। दैट आई अंडरस्टूड व्हिच इज हाईलाइटेड मोर, मतलब सवाल जवाब का वो होना चाहिए। एग्री, ओके, दोनों तरफ से। और लगता है कि बहुत लोग अपना काम करके निकलना चाहता है, ये तो हर फील्ड में आपको मिलेगा ही ऐसे, आई मीन नो वन इज डिनाइंग दैट। सो व्हाट डू यू सी, लाइक हाउ द वे वी शुड टीच टू द स्टूडेंट, और किसी को भी अगर किसी भी फील्ड में सिखाना है तो कैसे सिखाना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, हर बच्चे का सीखने का एक तरीका होता है। तो कुछ है जो विजुअली सीखते हैं, कुछ ऑडिटरी मीन्स के ज़रिए सीखते हैं,
कुछ है जो किनेस्थेटिक मैनर में सीखते हैं, मतलब चीज़ों को महसूस करके करके उस ज़रिए से। तो वो समझना ज़रूरी है कि कौन किस तरीके से सीखता है। कोई कोई होता है जो इन सभी तरीकों को अमेलगमेट करके सीखता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी सिखा रहा है, टीचर हो गया, फैसिलिटेटर हो गया, वो इन चीज़ों को समझे और उसके ज़रिए बच्चे को जो सिखा रहा है वो सिखाया जाए, जिसे हम पेडागोजी कहते हैं कि आप Is there any psychology we should take it in the mind? मतलब आई डोंट थिंक इतना डीपली अगर हम ऐसे बात करें उस पे जाने की इसको ज़रूरत है नहीं साइकोलॉजिकल उसमें। I think मतलब ऑब्वियसली हर स्टूडेंट का एक साइकोलॉजी होता है, ऐसा नहीं है, नो वन इज डिनाइंग no. What I meant, like, I'm the teacher. Okay. Let me give you an example of my realistic example. I have been a student for 2 different school. So जब मैं 8 में था ना, okay, जिस स्कूल में था वहाँ पे क्या है कि क्लास रेगुलर होता था, ठीक है, पर वहाँ पे रिजल्ट अच्छा नहीं होता था। दूसरा जो स्कूल है उसमें ना क्लास कम होता था बट रिजल्ट बहुत अच्छा होता था, फाइनल रिजल्ट की बात करें तो। एंड आई वॉज स्टूडेंट देयर, सो आई नो माई सेल्फ कैसे हुआ है, what we are as a student getting from। तो उसमें मैंने एक चीज नोटिस किया जो कि बहुत यूनिक लगा मुझे, दैट इज अबाउट, कहते हैं ना कि पढ़ाते कैसे। सी मैंने जो मतलब उस टाइम जो मैंने समझा कि हमें क्या मिला था, हमें सिर्फ उन्होंने रास्ता बताया था, मतलब हमें एक इनिशिएटिव लेने के लिए बोला गया है और ऐसे बोला गया है कि दैट्स माई जॉब रेदर देन टीचर का। ओके, एंड ट्रस्ट में वो इतना हेल्प किया, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मेरे को। वाई? क्योंकि मैं पूरा स्कूल की बात करूँ, पूरा स्कूल का रिजल्ट अच्छा होता है। एक स्कूल में क्या होता है कि अगर छुट्टी वगैरह सब मिला के देखोगे, ओके, 2 महीना छुट्टी हो जाता है, ओके, तो 10 मंथ कंटिन्यू स्कूल होता है। हमारे स्कूल में ऐसा नहीं था, हमारे स्कूल में और भी अलग अलग फंक्शन होता था, बीच में ये होता है वो होता है, तो उस दिन छुट्टी इस क्लास ढंग से नहीं होता था, ठीक है। उसके अलावा मार्केट के पास तो क्लास ढंग से नहीं होता था, तो थोड़ा सा ऐसा होता था कि क्लास ज़्यादा गैप हुआ जाता था, जो मैंने ऑब्जर्व किया था। और दूसरा स्कूल है उसमें रेगुलर स्कूल, लाइक वाइड, जब क्लास होता है तो पूरा साइलेंट है, बाहर कुछ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे सब बच्चे मस्ती भी करते थे, पढ़ते भी थे, और जो मेन चीज़ है, जो एक ही क्लास लेंगे ना वो 4 क्लास का काम करते थे। सो दिस इज़ व्हाट दे हैव डिलीवर्ड टू अस एंड हियर वी गो। हमने जब उसका फाइनल रिजल्ट लेके आया, मतलब हम जब लेके आया कि देन आई अंडरस्टूड कि आपका सिर्फ क्लास नहीं, बच्चों को वो देना चाहिए जो उनको चाहिए, सो दैट दे कैन कैरी फॉरवर्ड देमसेल्फ। प्रॉब्लम है, बात करो, ओके, जहाँ पे डांटना पड़े डांटो, बट ये सारी चीज़ों पे मेक श्योर कि उनके पास एक इनिशिएटिव उनके माइंड में दो साइकोलॉजिकली। उन्होंने ये पर्टिकुलर चीज़ हमें बताया नहीं है कि आपको ऐसे मतलब जो हमारे माइंड में क्रिएट हुआ, हम जो घर जाके पढ़ते थे, तो हमें ये सब बताया नहीं है। हमें सिर्फ उन्होंने they have started, I'm talking about every class, not only one, okay, that what I have understood about the कैसे पढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है वो वाला चीज़ ना मुझे ज़िंदगी में आज तक एज अ पर्सन कैरी फॉरवर्ड करने में हेल्प करता है। सी आपने जो कहा कि जहाँ ज़रूरत हो डांटना चाहिए, जहाँ ज़रूर हो, मैं शायद इस बात से इत्तेफाक ना रखूँ, बिकॉज बच्चे क्या, आई थिंक एवरीवन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से ज़्यादा एनकरेज फील करते हैं, बजाय इसके कि बार बार किसी की खामियों को आप हाईलाइट कीजिए या खामियों को बार बार उसके सामने रखिए। इट्स ऑलवेज अ बेटर आइडिया कि आप पॉजिटिवली रीइंफोर्स कीजिए उसके अच्छी चीज़ों को। आई थिंक दैट कौन सी चीज़ें अच्छी से हो सकती है ना। कमिंग बैक कि कैसे पढ़ाना है, एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी हुई थी। मैं टीच फॉर इंडिया में फेलो था, तो अर्ली डेज ऑफ माई टीचिंग, आई थिंक 1 हफ्ता ही हुआ था, एंड एक 1.5 हफ्ता ही था इन द क्लासरूम। सो आई वाज रियली स्ट्रगलिंग कि मैं मैथ्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड कुछ हो नहीं रहा था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे करूँ, क्या करूँ। एंड आई वाज डेस्परेटली ट्राइंग कि मैथ्स ऐसे पढ़ाया जाए, मैथ्स ऐसे पढ़ाना चाहिए, ऐसे करो, सारे फॉर्मूलाज यूज़ के ऐसे वगैरह वगैरह बोर्ड में लगा दिया। देन आई वाज जस्ट सिटिंग डाउन फ्रस्ट्रेशन में कि कुछ कर नहीं पा रहा, नहीं हो पा रहा है। देन स्टूडेंट क्लास 2 में था, इज क्वाइट
that kid came up to me, class 2 में, is very small, and I was like frustrated, ऐसे बैठा हो यार क्या है, नहीं हो पा रहा है and all the stuff. And that kid came up to me and just said कि ऐसे tapped on my arm and said कि भैया प्लीज मुझे पढ़ाओ, प्लीज टीच मी. तो दैट्स व्हेन इट हिट मी कि वो बच्चा है जिसको मुझे पढ़ाना है, मुझे मैथ्स नहीं पढ़ाना. आई हैव टू टीच द चाइल्ड. आई डोंट हैव टू टीच मैथ. आई मीन मैथ एक सब्जेक्ट है, बट द फोकस इज द चाइल्ड. मैं फोकस सब्जेक्ट पे ज्यादा कर रहा था, ओके, rather than the child. That's when things started changing for me. And तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पेडागोजी को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं. पेडागोजी इज़ बेसिकली जो भी आपको जो पढ़ाना है वो आप कैसे पढ़ा रहे हो, राइट. मतलब सिंपल टर्म में अगर, मतलब ऑब्वियसली चीज़ें और भी कैटेगराइजेशन होता है, पर सिंपल टर्म्स में एक क्लासरूम को अगर आप पढ़ाने के पेडागोजी को कैटेगराइज करो तो 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं. एक पहला हिस्सा जहाँ पे आप सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी नई चीज़ आप आज बता रहे हो वो कैसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बच्चों के लिए, कि ताकि बच्चे उस पर इंटरेस्टेड हो, ताकि बच्चा अरे यार आज मज़ा आया, क्या कुछ पढ़ाने वाले हैं सर या मैम जो भी है, तो मज़ा आएगा ये पढ़ के, समथिंग दैट हुक्स देम कि अरे मज़ा आया. फिर वो इंट्रोडक्शन के बाद आप जाते हैं जहाँ पे आपने जो भी पढ़ाया वो बच्चों के साथ मिलके आप उस पर एंगेज हो रहे हो, लाइक अ गाइडेड प्रैक्टिस, जहाँ बच्चे कर रहे हैं आप भी उनके साथ कर रहे हो. कहीं वो कुछ इधर उधर गलत हो रहा है तो उसको ठीक कर रहे हो, क्यों ठीक कर रहे हो वो भी बताना ज़रूरी है कि कहाँ वो मिस्टेक कर रहे हैं वगैरह वगैरह. एंड देन होता है जहाँ पे बच्चे इंडिविजुअली उसी चीज़ को अकेले करते हैं, बिना किसी सहारे के, बिना किसी सपोर्ट के. तब आपको समझ में आएगा कि बच्चे को ये समझ में आया नहीं आया, राइट. तो वो अक्सर एक असेसमेंट का फॉर्म लेता है. अब मुद्दा ये है, जो असेसमेंट है अक्सर ये समझा मतलब आमतौर पे ये समझा जाता है कि असेसमेंट इज टू जज द स्टूडेंट, व्हेयरएज इट इज नॉट. असेसमेंट इज फॉर द टीचर टू अंडरस्टैंड कि क्या मैंने आज सही से पढ़ाया नहीं पढ़ाया. असेसमेंट इज एक्चुअली टीचर के ऊपर एक वो है कि भाई अगर आपने आज पढ़ाया तो जो आपने असेसमेंट दिया उसमें बच्चे से सही से किया, तो यानी आज आपने क्लास अच्छे से पढ़ाई, आपने जो भी आपको समझाना था आपने समझा दिया. अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो बच्चे को 0 अंडा ऐसे कम मार्क्स देके फायदा नहीं है. देयर इज नो पॉइंट इन दैट. इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑन द टीचर हिमसेल्फ और हर सेल्फ कि अच्छा मुझे शायद और अलग तरीके से और या फिर और बेहतर तरीके से पढ़ाना चाहिए, कुछ और तरीका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसको समझ में आए. तो दैट्स हाउ थिंग्स शुड रोल. आई मीन आप, और जैसे मैंने कहा था कि आप ऑडिटरी मीन्स मीडियम यूज़ कर रहे हो या विजुअल मीडियम यूज़ कर रहे हो या किनेस्थेटिक यूज़ कर रहे हो, अलग अलग तरीके, या सभी को अमेलगमेट कर रहे हो, एक साथ मिला रहे हो. So that's how things happen in a classroom. What about the young generation, the adult one? So I wanted to understand as a person, anyone, okay, adult or student, anyone. So how they should have a mindset to take forward कि हम education को इस पे में लेना चाहिए. So इसका तो ये तरीका है, जैसे अगर आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करके एजुकेशन को फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में हम कैसे ढाल सकें, इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि आपके वैल्यूज़, आपकी पर्सनालिटी, आपकी जो बीइंग है वो किससे मैच करती है. अक्सर हम सुनते हैं आजकल बहुत बज़वर्ड है कि फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन. आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इट इज़ अ वेरी रॉन्ग एडवाइस टू गिव टू पीपल कि जस्ट फॉलो योर पैशन. क्योंकि पैशन का मतलब क्या है, लाइक यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और एंथुसियाज्म टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर थिंग, राइट. और आजकल लोग मल्टीपल चीज़ों के लिए पैशनेट हो सकते हैं. किसी को खेलना भी पसंद है, उसके लिए भी पैशनेट है. गाना पसंद है, आर्ट में किसी कुछ पसंद है, किसी को फोटोग्राफी में पसंद, कुछ भी. सो दे माइट बी पैशनेट फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट. पर इसका मतलब ये नहीं ना कि हर एक चीज़ उनका करियर या उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बन सके. व्हाट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप ये समझें, अब चाइल्ड मतलब यंग एज पे जब आप ये प्रोस्पेक्ट की तरफ जा रहे हैं कि कैसे मैं इसको अपना फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट बनाऊं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस पर्टिकुलर फील्ड में या किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को आप अपने वैल्यू सिस्टम, अपने स्किल सेट और इम्पैक्ट के साथ जोड़ पाए, जिससे कि आपका पर्पस निकले, द पर्पस ऑफ लाइफ. कि आई एम हियर एंड मी बीइंग हियर, व्हाट इज द पर्पस दैट आई स्टैंड फॉर. तो बस पैशन फॉलो करना आपको करियर प्रोस्पेक्ट नहीं दे पाएगा. सुनने में बहुत अच्छा लगता है
follow your passion, but like I said, people are multi passionate these days. अलग अलग उसमें हर एक चीज के लिए उनके लिए strong feeling हो सकती है. But what you need to do is draw from that passion, understand कि आपकी skill set कौन सी सबसे बेहतर है, उस skill set के साथ आपकी value system कैसे align होती है, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी बीइंग. पर्सनैलिटी होगी तो वो हो गया कि आप ऊपरी तौर पे आप कैसे बिहेव कर रहे हैं. द बीइंग इज इनसाइड यू. व्हाट डू यू फील. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ यहाँ पे या बहुत लोगों के साथ बात कर रहा हूँ या किसी स्टेज पे बात कर रहा हूँ, दैट डजंट मीन आई एम एन एक्सट्रोवर्ट. आई माइट बी एन इंट्रोवर्ट और एन एम्बिवर्ट, व्हाटएवर. क्या पता अंदर से मुझे पसंद ही नहीं है लोगों से बात करना, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग. Yeah, that's true. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी बीइंग, पर्सनालिटी और वैल्यू सिस्टम कैसे अलाइन हो रहा है उसके साथ, एंड देन यू फाइंड अ पर्पस. और उस पर्पस का जब एक इम्पैक्ट बनता है कि मेरे काम से इतना इम्पैक्ट होगा, जो भी आप इम्पैक्ट लोगों पे डाले, सिस्टम पे डाले, सोसाइटी पे डाले, कहीं पे भी, तब जाके वो आपका करियर प्रोस्पेक्ट बनता है. That's the journey that a child needs to take, and as people around a child, we should facilitate that journey rather than just giving very vague statements ki follow your passion. Okay, so when you say that ki we should facilitate the journey, okay, so tell me, जो एक parents है, okay, एक parents का क्या responsibility होती है, किस तरह से genuinely, okay, अपने children को education के लिए मोटिवेट करे या एजुकेट करे, ओके, किस सेंस को ध्यान में रखे फॉर बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्फ, जो आप बोलते हो इनसाइट को भी इंक्लूड करके. सो हाउ दे कैन, व्हाट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पेरेंट्स. सी, एक बच्चे का पहला जो इंटरेक्शन होता है वो पेरेंट्स ही है. दैट्स द फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरेक्शन. पर अक्सर खासकर मतलब हम ज़्यादातर इंडियन सोसाइटी में, साउथ एशियन सोसाइटी में ये देखते हैं कि चिल्ड्रन आर सीन एज फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये हमारी देखभाल करेगा एंड ऑल दोस थिंग. और फिर कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने सपने जो पूरे नहीं हुए वो बच्चों पे थोपने या कोशिश करते कि वो बेटर हो जाए. इसमें कोई इल इंटेंशन नहीं है पेरेंट्स का. जो हमारे देश के फेमस कॉमिक है, राइटर है जाकिर खान, उन्होंने भी ये कहा था कि पेरेंट्स अपने बच्चों को गरीब नहीं देखना चाहते, राइट. उनका यही पर्पस है कि गरीब ना देखें. तो ये कोशिश करने के दौरान अलग अलग तरीक़ों से वो कोशिश करते हैं कि बच्चा ये कर ले, वो कर ले, ये यहाँ पे ये वाला करियर अच्छा है, IAS बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए. पर बिकॉज किसी पेरेंट्स को ये आइडिया भी नहीं कि पेरेंटिंग किस तरह से की जा सके ताकि वो जो जर्नी है बच्चों का वो फैसिलिटेट हो पाए. क्योंकि आसपास जैसे बेसिकली आसपास क्या पता, उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ये सुना, उन्होंने देखा कि ऐसा ही होता है कि अरे मेरे माँ बाप तो बोलते हैं, अरे मेरे माँ बाप तो मुझे इतना मारते थे, इतना सूरते कि भाई ये होता, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा. कोई बड़ी बात नहीं है ये कि नहीं कर रहे हो, राइट. द आइडिया इज दैट कि बस बच्चे के साथ अगर, बिकॉज ऑल्सो हमारे ये भी समझना जरूरी है कि सोसाइटी में अलग अलग तरह के पेरेंट्स होते हैं. एक पेरेंट्स होंगे जो मे बी दे आर सुपर रिच, एलीट फैमिलीज से होंगे, मिडिल इनकम ग्रुप से होंगे, देन लो इनकम ग्रुप से होंगे. कुछ जगह पे ये होंगे जहाँ पे बच्चे दे आर द फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोइंग लर्नर्स. ये भी समझना जरूरी है कि उनको भी कोई बच्चा मतलब उस फैमिली से कोई भी स्कूल गया ही नहीं है. लर्निंग तो सभी कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि स्कूल जाके लर्न करे, लेकिन वो फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोइंग लर्नर बना. माय क्वेश्चन इज दैट कि एज अ पेरेंट्स, ओके, हाउ शुड वी मोटिवेट आवर चिल्ड्रन, ओके, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, दैट्स अ डिफरेंट पाथ. वो अलग अलग तरीके से हो सकता है. बिकॉज सी, जैसे कि मैंने, पेरेंट्स भी अलग अलग स्टार्टा से आते हैं, एक्सपेक्टेशन रखता है, अलग अलग स्टार्टा से आता है, अलग अलग एक्सपेक्टेशन रखता है, राइट. टेल मी इन जनरल वन, लाइक जो जनरली मोस्टली ये होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ, जैसे मैं अपनी मम्मी की बात करूँ, मेरी मम्मी होता था मेरे साथ बैठती थी और टेक्स्ट बुक निकाल के बोलती थी ये इसका सवाल जवाब करो. सही आंसर होता था तो ठीक है, नहीं होता था तो मार पड़ती थी, राइट. कभी एग्जाम से कम मार्क्स आ गए तो मम्मी फिर बोलती अरे मार्क्स कम गए, फिर तब भी मार पड़ती थी, डांट पड़ती थी, थिंग्स लाइक दैट. बट नो, हियर मी आउट. सो यहाँ पे क्या होता है, एंड इट्स वेरी फनी बिकॉज आई रिमेंबर दोज इंसिडेंसेस जहाँ पे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मम्मी मुझे पढ़ाने की कोशिश कर रही है, और जो पढ़ाने की कोशिश कर रही है वो खुद उस टाइम पे वो समझ रही है, राइट.
वो खुद ही वो इस चीज समझ रही है, समझ के मुझे पढ़ा रही है, शायद उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कुछ चीजें। ये अक्सर होता है, मेरे साथ तो डेफिनेटली हुआ है, आई एम श्योर आपके साथ भी हुआ होगा ऐसे इंसिडेंसेस जहां पे पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, उस मोमेंट पे ही वो समझ रहे हैं और शायद आपको भी गलत समझा रहे हैं और क्या पता सही भी समझा रहे हो, ऐसा नहीं होता, दोनों होता है। तो इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट। मैंने अरे मम्मी क्या कर रही हो तुम पहले तो सही समझो फिर मुझे समझो, मुझे पता ये सही नहीं है, होता है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग दैट माई मॉम डिड वाज टू बी अराउंड मी जब भी मैं पढ़ रहा हूँ, राइट। तो एक कल्चर सेटअप हुआ बचपन से। एक ही चीज को जब रिपीटेडली करो तो वो एक कल्चर बन जाता है, वो धीरे धीरे चेंज होता है। जैसे हाई स्कूल के आने के बाद मम्मी फिर बैठना बंद हो गई, बिकॉज वो कल्चर सेट हो गया था कि मैं हर शाम एक स्कूल से आने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बैठता हूँ। तो मम्मी ने ये कल्चर बिल्ड किया कि बैठो, मैं बिकॉज बचपन में वो मेरे साथ बैठती थी, मैं क्या पढ़ रहा हूँ उस पर ध्यान देते। तो ये बहुत ध्यान देना जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी माइग्रेंट फैमिली की बात करूँ, वो दिल्ली आए या कहीं पे भी किसी मेट्रो सिटी में गए, दिल्ली में वो बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा है, उनकी फैमिली से वो लोग काम करते हैं। जायज सी बात है, स्कूल में जो चीज़ पढ़ाई जाएगी बहुत सारी चीज़ शायद पेरेंट्स को खुद समझ में आए, इंग्लिश हो गई या मैथ्स के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हो गए। पर जरूरी है अगर एक भी पेरेंट उस बच्चे के साथ शाम को बैठ जाए और बात करे स्कूल में क्या हुआ, मुझे बताओ, मुझे समझाओ, तो एक आइडिया लगी जाए। तो ये कल्चर बिल्ड करना बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स कैसे समझे। बाकी तो ऑब्वियसली जैसे जैसे रिसोर्सेज पेरेंट्स के पास ज्यादा होते हैं। व्हाट अबाउट द मॉडर्न वन? बाय मॉडर्न तो do you mean rich people? No, modern means like, in the modern generation today we are living you have mentioned it, which is where we used to not having phone, TV in front of us and all of those things. Okay. So today's time is quite different. Like it is different, but the medium of instruction or medium of passing the knowledge has changed. पर knowledge तो पास होना ही है ना। अगर मैंने आपको एक बच्चा है और उस बच्चे को फोन मिल गया, उसको कौन बताएगा कि कैसे इसको यूसेज करना है? वो तो बच्चा हमेशा से क्यूरियस होता है। वो तो हम होते हैं जो उसकी क्यूरियोसिटी किल कर देते हैं कि ऐसे करो वैसे करो ऐसे करो वैसे करो करके, राइट। बच्चा हमेशा क्यूरियस रहेगा। क्या बच्चों को फोन देना इज अ राइट चॉइस, राइट थिंग? सी, अगर फ़ोन को एज अ मीडियम देखे जिससे आप कुछ इंस्ट्रक्शनल चीज़ दे रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दैन येस, बिकॉज ऑडियो विजुअल जैसे कि मैंने चीज़ें पहले से भी थी, क्लासरूम में भी तो आप मॉनिटर लगा के पढ़ा ही रहे हैं, तो फ़ोन बस उसका मिनिएचर वर्जन हो गया। बट वही है, अगर वो बिना किसी मॉडरेशन के या बिना किसी गाइडेंस के वो फ़ोन यूज़ करके कहीं भी पहुँच सकता है। कंटेंट तो बहुत इजीली अवेलेबल है हर जगह। तो डू यू थिंक especially under 5 year या 10 years 8 years, okay, इस तरह के बच्चों को इस तरह का फोन देना इज राइट थिंग? फोन देना मतलब कि फोन लेके आप अभी आपके पोजीशन नहीं है। आजकल क्या है कि लोग ऐसा पोजीशन नहीं है, ऐसा आई वोंट से कि आप फोन देके वो अभी तुम्हारा है, ऐसा तो नहीं। मतलब आप कह रहे हो कि अभी पढ़ने का या कुछ समझने का टाइम है, चलो कुछ समझते हैं, चलो ये देख के समझते हैं। अगर वो विजुअली इस पे अट्रैक्ट होके समझ रहा है, वेरी गुड। फिर उसको बोलो चलो फिजिकली करके देखते हैं कुछ चीज। दैट नॉट रियली डू पीपल, वो करते ही नहीं है। आइडियल ऐसे तो बहुत सारी चीजें जो हमें करनी चाहिए नहीं करते हैं। यस, देन हम फिर ब्लेम करते हैं, अरे बच्चा ऐसा कर रहा है। तुमने तो किया बच्चे को ऐसा। इन माई थॉट, ओके, इन द मॉडर्न जनरेशंस पेरेंट्स हाउ दे शुड टेक फॉरवर्ड विद द चिल्ड्रन, मेरे हिसाब से ये बोलता हूँ मैं, एज अ पेरेंट्स आपको अपने बच्चों की प्रेजेंट सिचुएशन में, आपके घर में टीवी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, मल्टीपल मोबाइल है, या वो चिल्ड्रन जिनको आप ग्रो करा रहे हो, ओके, देयर माइंडसेट ग्रो अकॉर्डिंगली द प्रेजेंट सिचुएशन, जो आसपास में चीज़ें देखता है, ठीक है, चाहे वो मोबाइल में, चाहे आपकी फैमिली में, चाहे आपके फ़ोन में, चाहे आप एनीवेयर, लाइक सोशली जो भी देखता है। एज अ पेरेंट्स, ओके, आई बिलीव एज अ पेरेंट शुड बी टेक ए रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दैट वे। सबसे पहले तो बच्चों को फोन देना अलाउ नहीं करना चाहिए अंडर 8। आई जनरली बिलीव दैट, ओके, व्हाई? ओके, आई थिंक इन दिस एज दे शुड नॉट नो एवरीथिंग अबाउट सोशल मीडिया। दे शुड नॉट, वो नहीं बात, वही तो बात हुई आपकी। बेसिकली अगर चीजें अनमॉडरेटेड रही तो वही, अगर आप ये फोन लेके बैठ जाओ। Coming to the point, yeah. So one thing is that they should not know. Second thing, okay,
every child, either be who are graduating, okay, or who are like 10th में पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है, या कोई भी हो, okay, या एज एडल्ट आप कोई भी पढ़ना चाहता है, आपके माइंडसेट ये होना चाहिए, एज अ पेरेंट्स के साथ भी आप पेरेंट्स के माइंडसेट ये होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर दो पूरी फैमिली के लिए कि दिस टाइम घर पे कोई टीवी नहीं चलेगा, सो दैट दिस पर्टिकुलर टाइम टू फ्रॉम 6 to till 8 बच्चे पढ़ाई करेंगे, नो कॉम्प्रोमाइज, कोई भी चीज़ पे नहीं रहेगा, बच्चे पढ़ाई करेंगे टिल द टाइम, ओके, हम घर पे कुछ यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे इवेंचुअली क्या होता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, अगर आप चला रहे हो देयर माइंड सेट गोइंग फॉर समथिंग एल्स एंड नॉन, ओके। सो मेरे हिसाब से इस इन बिटवीन 2 घंटा बच्चों को पूरा फ्रीडम दो पढ़ने के लिए, देन यू कैन इंक्लूड दैम विथ योर विथ फैमिली टू स्पेंड टाइम की, क्योंकि इवेंचुअली क्या है कि आज के टाइम में हर बच्चे के एक्सपेक्टेशन सेम होता है, क्योंकि वो लोग भी इंजॉय करना चाहते हैं दैट पर्टिकुलर मोमेंट जो आता है, पर उस केस में भी आपको सोचना चाहिए कि कौन सी चीज़ें बच्चों को दिखाना चाहिए, कौन सी नहीं दिखना चाहिए, स्पेशली सोचना चाहिए, वाई, बिकॉज दे आर ग्रोइंग, दे आर मेकिंग आवर सोसाइटी, फ्यूचर सोसाइटी। आप जो भी कुछ भी दिखाते हो ना, आज आपको पता है कि आज जो हमारी सोसाइटी है ना, मेनी टॉक्सिसिटीज यू कैन सी, there is a reason, because people are consume lot of different thing, and ये सारी चीज़ें के particular reason कहीं ना कहीं वहीं से शुरू होती है, because they have grown up with those things। आप इंडिया की एजुकेशन एंड जापान की एजुकेशन के लोग आज क्यों बातें करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना ये सिस्टम बच्चों को शुरू से लेके वहाँ तो इस तरह से एजुकेट किया जाता है ताकि वो बड़े होके भी वैसा ही रहता है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे वी आर लिविंग इन द लाइफ, वी आर लिविंग इन दिस सोसाइटी जहाँ पे ना बस पैसा कमाओ, ओके, बच्चे हैं बड़े करो, ओके, स्कूल भेजना है, ये सारी चीज़ें होता है। वी शुड नॉट डू दिस, देर इज ऑलवेज देर इज ऑलवेज शुड बी स्ट्रक्चर थिंग्स, आई एम नॉट सेइंग पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ही, बट देर इज अ बेस शुड बी देयर, जैसे आप बोलते हैं ना, एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, ओके, नारी काटा जाता है, नारी काटने के बाद उसको गोद में 6 महीना उसको माँ की दूध पिलाया जाता है, देन उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उसका एक उसके बाद धीरे धीरे वो फूड पे मूव करता है, ओके, थोड़ा थोड़ा करके बाय द टाइम वो खाना स्टार्ट करते हैं नॉर्मल फूड। अंडरस्टैंड द पॉइंट, ओके। सो इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक कि एवरीथिंग इट्स ऑलरेडी स्ट्रक्चर, जस्ट दैट पीपल आर नॉट हियरिंग, मे बी उनको शायद वो एजुकेशन नहीं मिल रहा है, स्पेशली पेरेंट्स को, मे बी इसीलिए बच्चों को नहीं मिल रहा है। सो बाय द टाइम आपको पता है अगर आप किसी भी गांव में जाओगे ना इंडिया में, ओके, तो वहाँ पे अगर गाड़ी चलाओगे ना, ओके, आपको रोड खाली दिखेगा, तब भी आपके अंदर डर हो सकता है कभी कभी फटाक से कोई निकल के रॉन्ग साइड ले लेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि रॉन्ग साइड जाना है या राइट साइड जाना है, ओके। सो ये सारी चीज़ें ना सिर्फ फैमिली दे सकता और कोई नहीं दे सकता, ओके। एंड ऑब्वियसली हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम शुड बी देयर, बट अनफॉर्चुनेट व्हाट आई हैव सीन टुडे, बिकॉज I generally don't see any education system today. It's everything private. हर स्कूल का अलग एजुकेशन बुक होता है, हर स्कूल में अलग अलग एजुकेशन होता है, which is I have seen. See, do you agree what I'm saying? To some aspects, yes. Not Okay. to all. Tell me that which is not. एक बस पर्सपेक्टिव्स मैं देना चाहूँगा। सी राइट और रॉन्ग तो बहुत डिबेटेबल चीज़ हो जाती है, Okay. बट मैं जस्ट एक perspective, yeah, please. पुट इन अ पर्सपेक्टिव हियर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया की जितने भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स बनी है, भले जब यशपाल जी ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया था, या अभी जो NEP 2020 बना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दीज आर वन ऑफ द फाइनेस्ट डॉक्यूमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब, वन ऑफ द फाइनेस्ट। Okay. बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें लिखी गई हैं, कैसे पढ़ाया जा सकता है, कैसे इंट्रोड्यूस होता है, करिकुलम को बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन किया गया है, ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए वो डिफाइन किया गया है। तो पॉलिसी वाइज तो थिंग्स आर ग्रेट एक्चुअली। मुद्दा आता है इम्प्लीमेंटेशन पे। अब जब आप कह रहे हैं कि जापान में ये होता है, इंडिया में ये होता है, तो ये बहुत, जैसे कि मैंने कहा, बहुत चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में नहीं हो सकती। जापान का वहाँ पे सिचुएशन अलग है, इंडिया में सिचुएशन अलग है। यहाँ पे डिस्पैरिटी भी आप अगर कहना चाहे
अलग अलग जगह में अलग अलग लेवल्स की हैं एंड इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जैसे कि मैंने कहा कि अगर अर्बन में भी आप लो इनकम कम्युनिटीज़ में चले जाए और वहाँ के स्कूल्स में जो बच्चे हैं उसका घर का एनवायरनमेंट अलग होगा, और अर्बन में ही किसी उसके बगल में एक हाई एंड सोसाइटी होगी, तो वहाँ पे सिचुएशन उस बच्चे का अलग होगा। तो इट विल बी अनफेयर टू कंपेयर दीज थिंग्स। इंडिया हैज़ बीन मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, एटलीस्ट क्वांटिटिव वे में तो फॉर श्योर। स्कूल्स के एक्सेस बढ़ गए हैं, स्कूल्स में जो फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ गए हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी की भी मैं बात कर रहा हूँ। रिलेटिवली आई एम सेइंग रिलेटिवली बढ़े हैं। आई एम नॉट सेइंग बहुत बेस्ट हो गया, बट इट्स ग्रोइंग। हाँ, क्वालिटेटिव वे में अभी भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। जैसे कि मैंने कहा आपसे, वही चीज़ है, क्योंकि आपने पॉलिसी तो बना दी, आप ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट कौन करेगा ना? अगर जैसे कि आपने कहा एवरी टाइम इज एवरीवेयर देयर इज अ सिस्टम। एग्जैक्टली, तो वही इम्प्लीमेंटेशन पे आ रहे हैं ना सिस्टम की। अब जब बात करते हैं, अब जब आप कहते हैं कि बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी फैमिली की है, वो अकेले जिम्मेदारी फैमिली की नहीं है। एक पुरानी कहावत है, इट टेक्स अ विलेज टू टीच अ चाइल्ड और टू नर्चर अ चाइल्ड। स्कूल्स भी उसमें शामिल है, आसपास के नेबरहुड एनवायरनमेंट, ये सब सारी चीज़ें शामिल होती है। अब अगर हम स्कूल की बात करें, आपने जैसे कहा कि अलग अलग स्कूल के अलग अलग वो है, अलग अलग नहीं है, हर एक स्कूल अपना एक पर्टिकुलर बोर्ड फॉलो करता है। CBSE है, कहीं पे इंटरनेशनल बोर्ड है, कहीं पे स्टेट बोर्ड है। मैं खुद स्टेट बोर्ड से पढ़ा हूँ असम में। तो स्टेट बोर्ड की अलग हो सकते हैं, ऐसे नहीं होता कि मतलब स्कूल टू स्कूल ही अलग हो जाएगा। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन लाइक जो आपने तब की एजुकेशन और आज की एजुकेशन में फ़र्क क्या है? सी, एजुकेशन तो बहुत इवॉल्व हुआ है। वो मेरे टाइम से क्या, आप मतलब उससे पहले के ले लीजिए। आई डोंट नो अगर आपने नोटिस किया होगा, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो जो मैथ्स करते थे, जब लिखते थे वो ऐसे लिखते थे, हॉरिजॉन्टली लिखते थे, राइट? पर आजकल हम मैथ्स से वर्टिकली करते हैं, ऊपर से नीचे करते हैं। नाउ व्हाई दिस हैपेंड? दिस हैपेंड बिकॉज जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, तो यूरोप में एक नीड जनरेट हुई कि फैक्ट्रीज या कंपनीज में आपका वहाँ पे वर्कफोर्स चाहिए था, जो 8 घंटा 9 घंटा बाकायदा बैठे, एक तरीके से बैठे और एक तरीके से काम करे, और दे नीड टू फॉलो सर्टेन प्रोटोकॉल्स, ऑर्डर्स एक्सेट्रा। अब इससे पहले जो एजुकेशन होती थी, आपने पढ़ा होगा, जो गुरुकुल हुआ करता था इंडिया में, तो ऐसे गोलाकार सर्कुलर वे में लोग बैठते थे, स्टूडेंट्स बैठे थे टीचर्स के साथ, और उस तरह से क्लास कंडक्ट किया जाता था। हाउएवर इट चेंज्ड कि हम सब ऐसे बेंच में रोज़ में बैठ रहे हैं और सामने टीचर है, टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये शुरू हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हुआ था यूरोप में। तो वहाँ से एजुकेशन धीरे धीरे मास स्कूलिंग में बदलने लग गई, बिकॉज मेन ऑब्जेक्टिव जो रहा वो वर्कफोर्स प्रोड्यूस करने में रह गया, कि हम वर्कफोर्स प्रोड्यूस करेंगे जो फैक्ट्रीज में बैठे 8 घंटा बाकायदा बैठे और ऑर्डर्स एंड प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। उसी वजह से मैथ्स, बिकॉज अकाउंटिंग वर्टिकली आसान रहती है, तो मैथ्स करने का तरीका भी वर्टिकल होने लग गया। और फिर हैंडराइटिंग में भी ज़्यादा फोकस देने लग गए लोग, क्योंकि जो भी लिखा जाता उस टाइम, क्योंकि उस टाइम कंप्यूटर प्रिंट आउट ये सब इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं था। तो हैंडराइटिंग इस तरह से होता कि लोग सब समझ पाए, इसलिए मार पड़ती थी कि हैंडराइटिंग खराब है, ऐसे नकल्स में मार होता होगा। मेरे स्कूल में तो हुआ था फॉर श्योर, हैंडराइटिंग ठीक करो ऐसे करके। तो ये सब चेंजेस वहाँ से आने लग गए। ऑल्सो हायरार्की ऑफ सब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए, जहाँ पे मैथ, इंग्लिश वो हायरार्की में ऊपर जाने लगे। जो बाकी के सब्जेक्ट्स थे जो पहले हम गुरुकुल में सीखते थे, आर्ट हो गया, पोइट्री हो गई, जहाँ पे बेसिकली बच्चे का हर एक फैसेट आप एक्सप्लोर करते थे कि कौन कहाँ पे अच्छा है, हर एक चीज़ एक्सप्लोर करो, देखो कैसे अच्छा बन सकता है, क्या क्या नई चीज़ें कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन का स्कोप वो ख़त्म हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वही था ना कि हमें फैक्ट्रीज में भेजने हैं, कंपनीज में भेजने हैं। तो अभी मॉडर्न में अभी वही, बिकॉज वहाँ पे भेजना है तो आप उस तरह से स्कूलिंग में पढ़ा रहे हो कि आप बैठा रहे हो बाकायदा 8 घंटा बैठ रहे हो। अब 8 घंटा निकल के फिर कंपनी में, ऑफिस में भी वैसे ही बैठ रहे हैं लोग। तो दिस इज हाउ थिंग्स चेंज, दिस इज हाउ थिंग्स इवॉल्व्ड। एंड
धीरे धीरे वही बच्चे के जो कॉग्निटिव स्किल है उस पर फोकस होना बंद हो गया। जो पढ़ाया जाए वही पढ़ो बिकॉज यही ज़रूरत पड़ेगी। 80s से लेके 90s और अभी लेट मतलब अर्ली 20s में भी इंजीनियरिंग की बहुत होड़ बन गई थी। इंजीनियर्स प्रोड्यूस हुए जा रहे अभी उनमें से आप बात करो तो वो कहते हैं हाँ, वो अच्छे इंजीनियर बन ही नहीं पाए क्योंकि बस पढ़ाया गया ना, कैसे एप्लीकेशन होता है वो तो हुआ ही नहीं। जो हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी समझते हैं उसमें से प्रोसीजर तो ही है ना। पहले आप कुछ चीज़ को पढ़ के समझ के इसको रिकॉल किया जाता है, फिर धीरे धीरे उसको आप एनालिसिस करते हैं, फिर उस पर एप्लीकेशन करते हैं, फिर आप कुछ नया क्रिएट करते हैं। तो ये सब हो ही नहीं रहा स्कूलों में। आपने बस एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर दे दी कि ये करके आना, पढ़ के आना, एग्जाम में यही इसी तरह ये सवाल आएंगे, आप रिकॉल करके वो लिख रहे हो, यानी आप रोड लर्निंग पे फोकस कर रहे हो जो और उसके बाद एग्जाम में मार्क्स आए, आप इंजीनियर बन गए या जो भी आप डिग्री आपने ली वो बन गए। पर एप्लीकेशन करना तो आपने सीखा ही नहीं कहीं पे, तो कैसे अप्लाई करोगे? इंजीनियर या फिर कोई भी प्रोफेशन हो वो तभी अच्छा बनेगा जब वो जो भी वो सीख रहा है, वो सीख रही है, वो उसको अप्लाई कर पाए, एनालाइज करे, अप्लाई करे। तो वो नहीं हो रहा ना। रिकॉल से कॉम्प्रिहेंशन ये सारा चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग, फिर एनालिसिस से लेके आप जो जर्नी एप्लीकेशन तक जाते हो वो हो ही नहीं रहा। जो आइडिया ऑफ एजुकेशन है वो हो ही नहीं पा रहा है। दैट्स वेयर इट इज़ राइट नाउ, बिकॉज अभी पूरा सब मास स्कूलिंग बन गया है। एंड ऑल्सो विद द करंट आई मीन माइंडसेट, स्कूल्स भी, बिकॉज आई मीन वी ऑल नो कि कैसे फीस स्ट्रक्चर्स बहुत बढ़ाए जा रहे हैं और कितना बहुत ऑब्नॉक्शियसली बढ़ते जा रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन सब में फीस वगैरह। तो अब जब आप फीस लेंगे उसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, तो अलग अलग चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाती है कि हमारे स्कूल में ये है, वो है, कैंटीन में ये है वगैरह वगैरह, जिसे इंटरनेशनल स्कूल्स या इस तरह से बोला जाता है। नथिंग रॉन्ग इन देम, बट वही फोकस मास स्कूलिंग से हट के कैसे हम वापस एजुकेशन पे आए वो ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ये सारी फैसिलिटीज हो, कोई मना नहीं कर रहा, इट्स ग्रेट दैट स्कूल्स आर बीइंग मॉडर्न, अलग अलग फैसिलिटीज आ रही है, ऑसम। बट देन जो मेन ऑब्जेक्टिव था मतलब पढ़ाने का, वो कहीं धुंधला सा होता जा रहा है धीरे धीरे। ओके, सो टेल मी, आज के टाइम में व्हाट इज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम टुडे ऑन योर पर्सपेक्टिव? वेल, लाइक आई सेड, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की जो पॉलिसीज हैं वो बेहतरीन है। जैसे कि मैं मेंशन किया था, यशपाल जी हो गए जिन्होंने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया था, NEP हो गया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स इंडिया ने पॉलिसी लेवल पे बनाई है एजुकेशन के सिलसिले में। डू यू थिंक ग्राउंड में ये होता है? एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन इज अ बिग प्रॉब्लम। हमने एक्सेस तो दे दिया है, मतलब स्कूल बिल्डिंग्स बन गई हैं, स्कूल में रिलेटिवली, आई एम नॉट सेइंग बहुत बेस्ट हो गई हैं, बट द गवर्नमेंट एंड द सिस्टम दे आर ट्राइंग द बेस्ट जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात हो। मुद्दा आता है क्वालिटी कैसे, क्वांटिटेटिवली तो चीज़ें अच्छी हो रही है, क्वालिटेटिवली अब कैसे अच्छे हो पाए। अब मुद्दा ये है जो टीचर्स हैं, जो टीचर्स बनना चाहते हैं, क्या ये एक लुक्रेटिव करियर ऑप्शन है क्या? इज इट सीन लाइक दैट? आजकल के जनरेशन में आप या जो भी लोग प्रोफेशनल उसमें जाना चाह रहे हैं, क्या वो इस तरह से देखा जाता है? अब नाउ एजुकेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट। कितने परसेंटेज ऐसा है जो स्टेट के पास, फॉर एग्जांपल? नहीं, जो स्कूल्स हैं, एक स्टेट में जो भी स्कूल्स होंगे, एजुकेशन रिलेटेड जो भी काम होगा वो उस स्टेट की प्रायोरिटी है, स्टेट उसको देखता है, स्टेट फंड रिलीज करता है, स्टेट उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखता है, ये सारी सी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Okay. कुछ सेंट्रलाइज स्कूल जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गए, ये सारी चीज़ों को, इन सारे स्कूलों को हटा के जो मेन आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो स्टेट ही उस पर डिसीजन लेते हैं। अब मुद्दा ये होता है कि हर एक स्टेट के पास फंड्स अलग अलग एलोकेशन होता है, उसके हिसाब से वो एजुकेशन पे अलग अलग एलोकेशन करते हैं। अब जो भी उन स्कूल्स में टीचर्स चाहिए होते हैं, अब टीचर्स अनलेस यहाँ से मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है, जो एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन है, वो जब तक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ना दे वो टीचर बन नहीं सकते। तो कितने लोग वो टेस्ट दे रहे हैं, अब शॉर्टेज वहाँ से होनी शुरू हो गई, राइट? अब जब शॉर्टेज वहाँ से होनी शुरू हो गई, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे टीचर्स हायर करते हैं, राइट? और वो भी प्रो राटा बेसिस पे होता है, एनुअल बेसिस पे नहीं होता, जहाँ नीड है वहाँ देख। अब एक स्टेट
एक स्टेट बड़ा है राइट, अब उसके अलग अलग विलेजेस हैं, अलग अलग ब्लॉक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स अलग अलग हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि सेम ब्लॉक या सेम डिस्ट्रिक्ट या के लोग जिन्होंने टेट दिया है, टेट दे के क्लियर किया है वो एग्ज़ाम, उनकी वो एक्चुअल नंबर में हो कि भाई हमें इतनी ज़रूरत है और इतने हमें लोग पास करके आ रहे हैं, और ज़रूरी नहीं कि सेम डिस्ट्रिक्ट की पोस्टिंग उसी डिस्ट्रिक्ट में हो। तो जो टीचर है उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं, वो डेमोग्राफिक डेटा भरते से आधार के डेटा भरने लग गए, अभी इलेक्शन ड्यूटी हो गई। दैट्स नॉट देयर जॉब आई थिंक, बट प्राइमरीली तो टीचर की जॉब यही है कि वो पढ़ाए, इंस्ट्रक्शन टाइम पे ही अपना टाइम फोकस करे, बट बिकॉज टीचर्स को ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं, तो कैन यू टेल मी इज दैट राइट थिंग? सो अगर आइडियल कंडीशन में बोले तो ऑब्वियसली हर एक डिपार्टमेंट के लिए ग्राउंड लेवल पे जो भी काम करते हैं उनके अलग अलग सेट ऑफ पीपल होने चाहिए। नहीं हो पा रहा है क्योंकि लोगों की शॉर्टेज है। अब आप एक हैमलेट ले लीजिए, एक ब्लॉक ले लीजिए। एक तरफ बोलते हैं कि भाई लोगों को जॉब में नहीं मिलता, एक तरफ बोलते कि शॉर्टेज है। सी ये गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट प्रोसेस है। हाँ, जब आप गवर्नमेंट में एज एन हम बात कर रहे हैं, हम सवाल नहीं कर रहे हैं। हाँ नहीं सवाल करना भी जरूरी है, ऐसा कुछ गलत नहीं है सवाल करना। मैं वही कह रहा हूँ, एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में जब आप मतलब कोई भी एम्प्लॉय वो एंटर करता है, उसके प्रोसेसेस हैं। एक तो आप एंट्रेंस देंगे उसके, तब अगर वो पास करते हैं फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, देन आप उसमें लगते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, टेट देने वाले कितने हैं और कितने पास हो रहे हैं, पास होने के बाद अगर गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर गांव में या एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में किसी को प्लेस करना है टीचर, क्या उस डिस्ट्रिक्ट में या उस गांव में वो है? तो बिकॉज ये नहीं हो रहा है तो वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, वहाँ एज अ टीचर पढ़ा रहा है। अब एक बहुत मतलब मुश्किल एनवायरनमेंट में अगर गांव के स्कूल में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो एक मुश्किलात तो होती हैं। वहाँ पे वो पढ़ा रहा है, उसके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है। मुझे लग रहा है आप जैसे बता रहे हो ना, इट्स बिट हार्ड, बट मुझे ये भी लग रहा है कि ये इतना भी हार्ड नहीं है जितना जो हम दिख रहा है। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मैं वही कहता हूँ, हर एक चीज़ को आप ब्लैक एंड वाइट में नहीं देख सकते और ऊपर से सरफेस लेवल पे नहीं देख सकते। बहुत सारी निटिग्रिटीज होती हैं, नुआंसेस होती हैं जिसके अंदर समझना पड़ता है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो सरकार अपनी तरफ से जो पॉलिसीज बना रही है, वो नॉट ओनली अभी बहुत पहले से, जो जैसे कि मैंने कहा, इंडिया के जो डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशन, दे आर ब्रिलियंट, दे ग्रेड वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट्स। कितने % फॉलो होता होगा आपके हिसाब से? फॉलो वही वो इम्प्लीमेंटेशन पे अटक जाता है ना। इम्प्लीमेंटेशन में इसलिए अटकता है कि आप यही समझिए, स्ट्रक्चर को समझिए। गवर्नमेंट ने प्राइमरी स्कूल्स बना दिए हैं, ठीक है। अब प्राइमरी स्कूल्स के मुकाबले सेकेंडरी स्कूल्स कम है, तो 2-3 गांव मिला के जब बच्चे सेकेंडरी लेवल पे पहुंचते हैं तो उनको मे बी एकदम पास वाला स्कूल नहीं मिले, उनको थोड़ा दूर जाना पड़े सेकेंडरी स्कूल के लिए। अब वहाँ से ड्रॉप आउट होना शुरू होता है। रिलेटिवली जो एनरोलमेंट रेशियो है हर एक लेवल पे, प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक, वो बढ़ा है, नॉट डिनाइंग दैट, बट अगेन वो रिलेटिविटी में ही है, आइडियल नहीं है पर रिलेटिविटी में है। और जैसे जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी में जाते हैं बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं क्योंकि वो दूर जाना होता है, प्लस ऑल्सो जेंडर इशू है, फीमेल्स को नहीं भेज सकते इतना दूर वगैरह, ये होता है इंटीरियर्स में खासकर, तो अभी भी होता है, तो फीमेल्स को वहाँ नहीं जाने देंगे, तो इस तरह से वो ड्रॉप आउट रेशियो हो गया। एक एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? सी आइडियल एजुकेशन सिस्टम तो यही होना चाहिए कि जो टीचर्स हैं वो बस इंस्ट्रक्शन टाइम में ही अपना टाइम दे। बहुत अच्छा ये होगा कि अगर उसी एरिया का कोई टीचर उसी स्कूल में प्लेस हो, ऐसा नहीं होता है, बट बहुत वो कम रेशियो है इसका। आइडियल सिनेरियो ये है कि स्टूडेंट टीचर रेशियो जो NEP में भी कहा गया था 30:1 होना चाहिए, टीचर 1 हो, बच्चे 30 के आसपास हो, पर वो नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन इतना है, टीचर शॉर्टेज है। तो एक किसी स्कूल में आपको मिल जाएगा कि 30 के तो ऊपर, क्या 80-90 तक भी जाता है, उससे ऊपर भी जाता है कहीं कहीं। डू यू थिंक रियली टीचर की शॉर्टेज है या कुछ और है, बजट की शॉर्टेज है कि हम हायर नहीं कर सकते? स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट इज एजुकेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट मैटर। अब जैसे कि मैंने कहा, हर एक स्टेट को अलग अलग एलोकेशंस होती है। अब उसमें से गवर्नमेंट, उस स्टेट की गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट चलाती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एलोकेशन होता है। एजुकेशन में वो डिपेंड करता है कितना एलोकेट हो रहा है, हर जगह वेरी करता है। तो दिस इज हाउ इट चेंजेस, राइट। अब आप जैसे
मणिपुर हो गया, केरला हो गया एंड मेनी अदर स्टेट्स, I'm वहाँ coming पे to the point. एजुकेशन बहुत अच्छा, जैसे हम कहें केरला में लिटरेसी रेट अच्छा है, मणिपुर में अच्छा है, तो वहाँ पे सरकार ज़्यादा वो इंश्योर कर रही है कि प्रोविजंस अच्छे हों, अच्छा। वो सारे अच्छे हों। ऐसा नहीं है बाकी स्टेट के गवर्नमेंट नहीं कर रहे हैं, बट देन ऑल्सो क्योंकि आप और मैं यहाँ बैठ के स्टेट नहीं चला सकते। इट्स वेरी इजी टू से कि अरे ये ऐसा हो सकता है, वे वैसा हो सकता है। इट्स वेरी इजी। वही मैं कहता हूँ, हर एक चीज़ को डीपर लेवल पे अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हम ऊपर सारी स्टेट तो कर सकती है, पर स्टेट कैसे करे उसको समझना चाहिए, कितना फंड अलोकेट हुआ है, उस फंड में से कितना कहाँ जाना है, कैसे जाना है। और फंड बजट शॉर्टेज है अक्रॉस इंडिया है, ये सबको पता है कि एजुकेशन में बजट शॉर्टेज होता है, कम जाता है, जिसके पर वो भी तो इशू है कि टेट भी क्लियर नहीं, बहुत लोग नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पे वो करते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स आते हैं, उसकी सैलरी कम होती है। अब कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स कब तक कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगा, उसकी भी जॉब इनसिक्योरिटी रहती है। शिक्षा मित्र भी बने हुए हैं, तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे हर कोशिश कर रही है। अब ऐसे बहुत सारे स्कूल्स है जहाँ पे सिंगल टीचर्स है बस एक पूरे स्कूल में। अब वो एक सिंगल टीचर कितना पढ़ा लेगा आपको, प्लस उसके पास डेमोग्राफिक डेटा भरना है, गवर्नमेंट के अलग कुछ डेटा भरनी होती है, स्कूल का डेटा भरना होता है कि मिड डे मील में कितने बच्चे हैं, लड़के हैं कितने लड़कियां हैं, कौन से अलग अलग कहाँ से सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से आए हैं, वगैरह वगैरह। ओके, तो एक बात बताइए, आजकल एजुकेशन मोर ओवर प्राइवेट क्यों हो रहा है? लोग प्राइवेट पे क्यों जा रहे हैं? लोग प्राइवेट पे क्यों जा रहे हैं? लोग प्राइवेट क्यों हो रहे हैं एंड लोग प्राइवेट पे क्यों जा रहे हैं? प्राइवेट करना मतलब अगर मैं अपना स्कूल खोलना चाहूँ तो मुझे क्यों रोकेगा? नहीं, तो मुझे स्कूल खोलना है तो मैं स्कूल खोलूंगा, तो प्राइवेट हो रहा है तो कौन आपको रोक सकता है? अगर आप बिजनेस वाइज देखें, अगर किसी को लगे कि मुझे काम बिजनेस करना है एंड बिजनेस का मीडियम में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ जिसके द्वारा बच्चे पढ़े भी एंड आई आल्सो अर्न, आई डोंट थिंक इट्स एनीथिंग रॉन्ग। पर अब जैसे अभी दिल्ली में भी आई थिंक पिछले साल भी बातचीत हो रही थी कि कैसे स्कूल्स की फीस जो है वो रेगुलेट हो पाए, बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस हो रहे थे, क्या सरकार इंटरवेंशन करे। तो सरकार ने भी बातचीत हो रही है किस लेवल तक का किया जा सकता है, कितना कर सकते हैं, कुछ कुछ जगह पे हुई भी है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्वर्सेशन हो रही है। अब प्राइवेट स्कूल खोलने में आप नहीं रोक सकते। मेरे पास अगर मैं स्कूल खोलना चाहता हूँ, नथिंग रॉन्ग इन दैट। कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि क्यों ज्यादातर पेरेंट्स स्कूल प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, राइट? तो क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स की फैसिलिटीज ज्यादा बेटर हो रही है, वो रिलेटिवली वो ज्यादा अल्योरिंग लगती है। एक पेरेंट जैसे एक माइंडसेट बन जाता है ना। भले गवर्नमेंट, देयर आर मेनी गवर्नमेंट स्कूल्स जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग बहुत अच्छे हैं। केंद्रीय विद्यालय जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, केंद्रीय विद्यालय भी तो गवर्नमेंट स्कूल ही है, पर वहाँ पे भी वहाँ एडमिशन डालने के लिए वो करते हैं। एक किसी भी सोसाइटी में हमेशा पेरेंट्स यही हमेशा मतलब ज़्यादातर ये देखा जाए, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में, वो कोशिश करेगा कि केंद्रीय विद्यालय में मैं एडमिशन करा दूँ, राइट? वो बात भी करते हैं, पता भी करते हैं कि कहाँ से एडमिशन हो सकता है, कैसे हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, कितने पहले मैं एप्लीकेशन डाल दूँ ताकि मेरा एप्लीकेशन आ गया है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़, अब वहाँ पे ऑब्वियसली सारे बच्चे नहीं जा सकते। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे कि आसपास आपके प्राइवेट स्कूल कौन से अच्छे हैं, राइट? अब प्राइवेट स्कूल में भी तो वो होता है ना, स्कोर कार्ड लगता है कि आप इस स्कूल में तब आ सकते कि अगर आप इस रेडियस में हो, राइट? आपके सिबलिंग्स क्या यहाँ से पढ़े हैं, तो उन सब में पॉइंट्स मिलते हैं। आपके फादर क्या काम करते हैं, ये सारी पॉइंटिंग्स एडमिशन के क्राइटेरियाज होते हैं सभी स्कूलों में। इन्हीं सब को समझ के वो करता है। फिर एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस क्लियर करना होता है। तो प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा अल्यूरिंग लगता है कि भाई यहाँ फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं कि कुछ भी ऐसा, मतलब बच्चे को मतलब बहुत स्टूडेंट टीचर रेशियो ही बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसलिए भेजना अच्छा लगता है, राइट? और देख के भी अच्छा लगता है, मतलब वेल कंट्रोल्ड है, कैंटीन वगैरह है, ये सब, टीचर्स अच्छे हैं, टीचर्स फैसिलिटीज अच्छी हैं, टीचर्स अच्छे डिग्रीज के साथ है, वेल क्वालिफाइड है। सेम चीज़ गवर्नमेंट के साथ भी है। गवर्नमेंट स्कूल में भी जो टीचर्स है खराब नहीं है, बहुत अच्छे हैं, वेल क्वालिफाइड है। और जो पे कमीशन है वो भी गवर्नमेंट स्कूल्स की बहुत अच्छी है। अगर आप
किसी भी प्राइवेट स्कूल या पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को लेके आए और वो बताए तो वो हमेशा वो एज अ प्रोफेशनल गवर्नमेंट स्कूल टीचर ही बनना चाहेगा। फार बेटर कि मतलब पे कमीशन अच्छा है गवर्नमेंट स्कूल्स का, ऐसा खराब नहीं है, और कहीं कहीं तो प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छे हैं। तो देयर इज नथिंग, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वो वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। मुद्दा ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे कितने टीचर्स प्लेस्ड हैं। और जो दिल्ली के स्कूल्स हैं, बिकॉज ये हमारे आसपास है तो हम बोल सकते हैं द गवर्नमेंट इज डूइंग ग्रेट विद दिल्ली स्कूल्स। अभी गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरल कोर्सेज कर रही है, करंट जो गवर्नमेंट है, पिछली गवर्नमेंट में भी कर रही थी, हर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। आपके हिसाब से अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट को उनके एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करे, कौन से स्टेट इस मामले में बेस्ट है? सी आप डेटा वाइज बोले कि अगर बस लिटरेसी रेट देखें तो केरला ऊपर है, उसके बाद मणिपुर आता है, द अदर स्टेट्स ऑल्सो। बेस्ट का बेस्ट बस एक क्राइटेरिया नहीं होता है, बेस्ट में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। बेस्ट का ये है कि क्या स्टूडेंट टीचर रेशियो सही है। अब वो बिकॉज पॉपुलेशन वाइज वो है तो इशू है रहेगा कहीं ना कहीं, या तो हम बहुत सारा स्कूल बिल्ड करना शुरू कर दें, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे बना दें। कहीं कहीं स्कूल्स बंद भी हुए हैं, पर सिंगल क्राइटेरिया नहीं हो सकता ये बताने के लिए कि किसी भी स्टेट का स्कूल बहुत अच्छा है। वो पॉलिसी वाइज चेंजेस होते रहते हैं। आइडिया हमेशा ये रहे, अगर आइडियल कंडीशन बताया जाए वही है कि आप अगर मतलब अगर आप होते किसी डिसीजन मेकर, सो व्हाट वुड बी यू डू? मुझे इन जनरल आपसे जानना है। सी आई विल गो बैक टू द सेम थिंग। मैं और आप यहाँ बैठ के एक दिन में डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकता। ये नायक, वो जो अनिल कपूर की फिल्म आई थी, वैसी असली जिंदगी वैसी नहीं होती कि आप एक दिन प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा और सब बदल जाएगा। सिस्टमिक चेंजेस होने होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होने होते हैं। ये एक दिन का कोई नहीं, इवन समटाइम्स 5 years में ऑल्सो भी डिफिकल्ट और टू शॉर्ट अ टाइम टू मेक चेंज। वो सिस्टमेटिकली कैसे सिस्टमिक वे में कैसे चीज़ें बदले, स्कूल कंस्ट्रक्ट होना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं, स्कूल तो एक दिन में कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा, उसको बनने में भी टाइम लगता है। स्कूल को अब वहाँ पे टीचर्स प्लेस करने के लिए टीचर्स एलिजिबल होने पड़ेंगे, एंट्रेंस जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो क्लियर होना पड़ेगा, तब जाके वो टीचर्स बनेंगे। और ज़रूरी मतलब ये भी है कि उस डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स ज़्यादा अप्लाई मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करे ताकि उस डिस्ट्रिक्ट के आसपास प्लेस हो पाए। नहीं तो ज़्यादातर यही देखा जाता है कि बाहर के डिस्ट्रिक्ट्स के लोग एक प्लेस होते हैं, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट ओपन करते कि हमारे पास इतने खाली टीचर्स के ऑप्शन मतलब है, these many teachers they need to be filled in the system। तो उसके बाद फिर वो एप्लीकेशन जाती है। तो ये सारे प्रोसेसेस एक दिन में ऐसे नहीं हो पाए कि मैं अकेले कर दूं। हाँ, मैं पॉलिसी लेवल बना सकता हूँ कि मैं एक टीम बनती है कि पॉलिसी बनती है कि ऐसे होने से ऐसा होगा, उस पॉलिसी को फिर अब इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे एनईपी हुआ था, ऐसा तो नहीं एनईपी अभी इम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि अब जब एनईपी बना था उस टाइम पे ऑलरेडी अगर हम कॉलेज लेवल की बात करें, ग्रेजुएशन 3 साल का ग्रेजुएशन चल रहा था, तो बैच को आधे में थोड़ी खत्म कर देंगे। तो वो बैच पहले ग्रेजुएट करेगा, फिर नेक्स्ट फर्स्ट ईयर में भी घुसे होंगे लोग जो घुसे हैं, जो उन्होंने कॉलेज एंटर किया है, उनको 3 साल ख़त्म करना पड़ेगा। फिर अभी जैसे एनईपी इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया धीरे धीरे हर एक चीज़। तो वो सारा एक अब फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, सपोज मैं आया, मुझे सरकार मिली 3 साल के लिए, मैंने बहुत एक अच्छा सा पॉलिसी लिख दिया कि इसको ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे बनाओ। अब जो ग्रेजुएशन में घुसे हैं लोग, उनका 3 साल खत्म होना पड़ेगा ना। अब तक होते होते 3 साल तो मेरे चले गए, 2 साल बचे। 2 साल में मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। पहले साल में मैं देखूंगा अच्छा क्या सही जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, चेंज करते करूंगा, फिर 2 साल खत्म हो गए, राइट। फिर मेरी सरकार हट गई। तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इट्स नॉट दैट इजी कि आप और मैं यहाँ बैठ के बोल दे वो हो जाए। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एजुकेशन। इसलिए तो कहते हैं कि ये बहुत शॉर्ट टर्म गेन नहीं है। एक बच्चा स्कूल में घुसता है, एनरोलमेंट हो गया, तो हमने बताया एनरोलमेंट हाई है। अब वो उसने 1 से लेके 12वीं तक की अपनी जर्नी की नहीं की, 12 साल क्या फॉलो किया जा रहा है उस बच्चे को, 12 साल देखना है ना। अब फॉर एग्जांपल और एक चीज, जैसे बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसे हम NGOs भी कहते हैं, वो फंड्स लेती हैं, ठीक है, फंड्स लेके बोलते हैं कि हम एक स्कूल के साथ काम कर रहे हैं। अब उस सोसाइटी मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के पास
ये ज़रूरी है ना कि 12 साल तक कंटिन्यूसली फंड आ पाए ताकि वो स्कूल उस बच्चे को फॉलो कर पाए। इसने फंड रोक दिया, कंपनी ने बोली हमारी CSR पॉलिसी बदल गई है, अभी हम अलग थीम पे फोकस करेंगे। और ये भी होता है हर एक ड्यूरेशन के बाद फोकस चेंज होता है, कभी एजुकेशन है, कभी एनवायरनमेंट है, कभी ये है। तो एवरीवन, ये भी तो है ना कि एवरीवन नीड्स टू बी इन, जिसे हम कहते हैं आई एम इन विद और अलाइंड विद व्हाट इज गोइंग ऑन, ताकि सभी रेलेवेंट रहे। तो 12 साल तो इज अ लॉन्ग टाइम, कोई टाइम इतना दे रहा है कि इस पर उस पर पूरा जर्नी को वो करे। नहीं, उस 12 साल के दौरान प्राइमरी स्कूल खत्म किया, क्या बस सेकेंडरी में ड्रॉप आउट हो गया। Okay, so coming to the point, अभी today is a modern, आज हम एक मॉडर्न लाइफ पे रह रहे हैं, स्पेशली व्हेन कमिंग टू दी आई मीन AI आ गया, ओके, पूरी डिजिटल हो गया, सिस्टमेटिक। तो अभी लर्निंग स्टेज भी बदल गया है। ओके, सो नाउ आई हैव ऑल्सो सीन, ओके, एंड हर्ड कि देयर इज़ अ मेनी पीपल जो आजकल क्या है कि स्टूडेंट एज वेल एज यंग पीपल, कैरियर वाइज भी सब क्या कर रहे हैं कि एजुकेशन से ज़्यादा आजकल क्या करते हैं, कुछ भी चाहिए वो AI से हेल्प लेता है। व्हाट यू थिंक कि AI को हमें किस तरह से टेक फॉरवर्ड करना चाहिए? See, I understand there is an apprehension as far as AI is concerned across the globe. Same apprehension जब कैलकुलेटर इन्वेंट हुआ था, आई थिंक 70s के आसपास, आई गेस सो। तो जितने मैथ्स टीचर थे उनकी सेम हुआ था, देयर वाज अ थिंग कि अरे ऐसे कैसे हो जाएगा एंड ऑल दिस थिंग्स, हम जॉब चली जाएगी। तो यू मीन से हमें वरी करने की जरूरत नहीं है? वरी आई वोंट से, बट केयरफुल येस, वो तो हर जगह केयरफुल होना ही चाहिए, उसमें क्या गलत है। जैसे आपने अभी हम बात कर रहे थे मोबाइल और मोबाइल यूसेज कि कितना यूसेज होना चाहिए, तो मॉडरेट तो होना ही चाहिए। AI हमेशा चीज़ें फैसिलिटेट करेगा। अब आई टेल यू व्हाट, आपने जो कहा एजुकेशन तो कहीं से भी आ सकता है ना। मैं यहाँ बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कुछ खड़ा होकर देख रहा हूँ, वो भी तो एजुकेट हो ही रहा है। आप अगर ये कह रहे हैं कि बस जो स्कूल जाता है वही सीख रहा है, वही एजुकेट हो रहा है, दैट्स रॉन्ग। हर कोई सीखता है। अब AI इज अ मीडियम जहाँ से नॉलेज पास हो रही है, राइट नाउ। अगर आप मतलब यंग स्टूडेंट्स की बात करें तो देन वही फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है कि भाई आप AI को कैसे यूज़ करें। दैट वाज माय क्वेश्चन, हाउ आपके हिसाब से कैसे हो? See, आपको क्या लगता है? So I myself have an AI EdTech company, हमारा Pioneer Education Tech, right? तो हमने जब ये बनाई थी, सेम सवाल हमें आया था कि क्या बस ये ऐसे ही बन के रह जाए कि आपने बस कुछ एक प्रॉम्प्ट डाला और या फिर टॉपिक डाली, उसके पास सारा कुछ आ गया। वी थॉट नो, लेट्स थोड़ा सा उस पर काम किया जाए। एंड जो स्ट्रक्चर बन के आती है, बनने से पहले लेट्स हैव एन इंटरेक्शन विद द यूज़र कि आप क्या सोच रहे हो। So my application has this structure कि आपने कुछ अगर prompt डाला या फिर कुछ टॉपिक डाला है। Give me example. अगर मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी टॉपिक जानना चाहूँ, अगर मैं ऐसे बोला चाह इंडियन वुमेन वॉन द वर्ल्ड कप करके ऐसे मैं कुछ टॉपिक डाल दूँ, ठीक है, तो विल गिव यू एन इन्फॉर्मेशन। पर वो इन्फॉर्मेशन फाइनल आउटपुट से पहले एक इंटरैक्टिव उस पर आता है, जहाँ पे बेसिकली वो आपको बताता है कि मैं ये हेडिंग सोच रहा हूँ, इस तरह से मैं कंटेंट होगा, डू यू अग्री, यू कैन मेक ऑल्सो एडिट। सो द पर्सन कैन ऑल्सो थिंक नहीं मुझे इस तरह से लिखना है, मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से हो, ये टॉपिक्स इंक्लूड हो, इसके बारे में मुझे और जानना है। दैट्स अ गुड पॉइंट है। तो मुझे इस तरह के टॉपिक, इसके बारे में और जानना है, इनकी पर्सनल लाइफ में मतलब कैसे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, ये सब जानना है, rather than just a normal general description of India's women's journey to winning the World Cup. वो सारी चीज़ें मुझे कि शुरू कैसे हुआ था। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम थी, वो शुरू में BCCI के अंडर नहीं थी, इट वाज अ सेपरेट एसोसिएशन ऑल टुगेदर। तो ये सारी अगर मुझे हिस्ट्री जाननी है कि कैसे शुरू हुआ था, कैसे कौन था, ऑल दिस थिंग्स, तो देन आई मेक दोज चेंजेस एंड देन आई से कि हाँ नाउ गिव मी द फाइनल आउटपुट। तो वो चीज़ वहाँ पे हुई। Okay. So there are more such things that we will be introducing in our company's application. But anyway, leaving that aside, तो AI को अगर हम as a facilitator देखें, that's very useful. Obviously, it's very useful. अगर आपको कुछ सपोज पहले के ज़माने में आप जब रिसर्च करते थे, आप लाइब्रेरी जाते थे, घंटों बैठते थे, हर एक किताब पढ़ते थे, आपको पता नहीं था कौन सा किताब सही है नहीं है, कौन सा रेलेवेंट है आपके रिसर्च टॉपिक के लिए, राइट?
बट फिर गूगल आया, गूगल ने चीज़ों को और ईजी कर दी। तो अगर आप अपना काम पढ़ने में लगाए रादर देन कि आप अपना काम ढूंढने में लगा रहे हैं, तो टाइम तो अच्छा ही है ना, ईज ऑफ वर्क हो गया ना आपका। सेम चीज जो आप टीचर्स के बारे में बोला, टीचर पूरा काम पूरा टाइम इंस्ट्रक्शन में ही लगाए, इंस्ट्रक्शन टाइम में ही दे और बाकी डेटा में नहीं दे, जिंदगी उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा, उनको भी और सही लगेगा, टाइम में दे रहा हूँ क्लासरूम में। सेम चीज आप एआई के द्वारा अगर कुछ चीज बहुत इजीली ले पा रहे हैं तो लीजिए ना, क्या दिक्कत है? उसको लेके आप कॉग्निटिवली कैसे उसको यूज कर रहे हैं वो मैटर करेगा। अब वो तो एज अ प्रैक्टिस, एज अ कल्चर हमें डेवलप करना पड़ेगा। अगर कोई यंग स्टूडेंट है, प्राइमरी में है, सेकेंडरी में है, उसके साथ एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ फैसिलिटेटर बैठना पड़ेगा, वो पूरा प्रोसेस को मॉडरेट करनी पड़ेगी, उस प्रोसेस को जानना पड़ेगा। यू कान जस्ट रैंडमली से कि चीज़ खराब है, अच्छा है, सॉरी, यू कान जस्ट रैंडमली से कि कोई भी चीज़ खराब है, अच्छी है, वगैरह वगैरह, एंड जस्ट जस्ट शव इट एंड से कि नहीं ये अच्छा नहीं है। आप भी तो इन्वेस्ट करो। एक बच्चे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि इट टेक्स अ विलेज टू एक्चुअली नर्चर अ चाइल्ड, तो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व तो रहो। आप जनरली कैसे, ये स्कूल की जिम्मेदारी स्कूल पढ़ाएगा, स्कूल अगर बोले पेरेंट्स की जिम्मेदारी पेरेंट्स पढ़ाएगा, स्कूल क्यों भेजा गया भाई? स्कूल तो पढ़ाने के लिए भेजा हुआ ना। आप क्यों बोल रहे हो आप घर जाके माँ बाप फिर पढ़ाए बच्चों को? जैसे आप अभी एग्जाम्पल, अब बातचीत हो रही थी, जैसे हम कह रहे कि इतने से इतने टाइम में घर में पढ़े, एक और एक पर्सपेक्टिव है ना, इतने से घर में क्यों पढ़े? स्कूल में भी तो पढ़ के आए, तो घर में कुछ और एक्टिविटी करे, दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। मे बी उसको गिटार बजाना है, मे बी उसको खेलना है, मे बी उसको आर्ट करना है, राइट? तो देयर आर मेनी पर्सपेक्टिव्स। तो उसी को एक प्रॉपर तरीके से आप ढूंढेंगे कैसे बच्चों को ग्रो कर पाए, प्रिपेयर दैट चाइल्ड फॉर लाइफ, ये ज्यादा जरूरी है। Okay. तो AI विल ऑलवेज हेल्प यू, इज देयर टू हेल्प यू। हाँ, आप कैसे यूज करते हैं ऑब्वियसली। अब आई डोंट नो, इंस्टाग्राम रील्स भी आते हैं AI के, अलग अलग वो बन के आते हैं, तो अब वो करना चाहते हैं वो कीजिए। आपको रोक कौन सकती है? अगर आप एज एन एडल्ट आप वो उसको वैसे यूज करना चाह रहे हैं, आप कीजिए। नहीं, आप उसको अगर सीखने के लिए इस्तेमाल कर, AI को ये भी अगर पूछेंगे कि मुझे ये वाला टेक्निक सीखना है, तो वो भी बताएगा। तो आप तो एडल्ट है, चलो आप यू कैन चूज, or rather you are, I'm assuming over a period of time you have developed enough understanding to make a correct decision which is aligned to your purpose in life, आपको क्या कैसे करना है, करियर वाइज कैसे करना है। पर बच्चे को तो वो ओरिएंटेशन करनी पड़ेगी ना, तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उससे कैसे हाथ छोड़ सकते हैं? ओके ओके, व्हाट्स लाइक आज के टाइम में ना लोग एजुकेशन तो लेके निकल चुके हैं बहुत सारे, जैसे मेनी पीपल हैव कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन, अब उसके बाद भी आगे बढ़ रहा है, वट एवर, जहाँ से हम एजुकेशन की बात करें, दे हैव नाउ दे आर कन्फ्यूज अबाउट देयर कैरियर। ओके, सो व्हाट योर पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक हाउ द वे दे शुड सी व्हेन कमिंग टू टॉकिंग अबाउट द कैरियर? सो करियर, लाइक आई सेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना करियर अपने पर्पस के साथ आप अलाइन करें। रैंडमली आप करियर चूज करेंगे, जैसे अभी जो हम बात भी कर रहे थे कि फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन, एंड दैट्स वेयर वही अब अक्सर मिड लाइफ क्राइसिस आती है। अब स्टूडेंट लाइफ खत्म होने के बाद आप अर्ली फेज ऑफ योर करियर, फिर आप मिड लाइफ क्राइसिस आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। सेम थिंग, जिससे वही जो फिल्म्स आती थी रणबीर कपूर की, आई थिंक तमाशा वगैरह जैसे फिल्म आई थी कि मिड लाइफ क्राइसिस हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पर्पस के साथ अलाइन कर कि मैं why do I exist, what is that that I need to do, and hence reflection is important to a certain extent, but superficial level पे think नहीं। about your existing, like why do you exist, जैसे आपने बताया, कब ये मोमेंट आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको उस हिसाब से सोचना चाहिए। मतलब हम अगर कोई सुन रहा है तो उनको कब फील करना चाहिए कि दिस इज द राइट टाइम टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ऐसा फील करना चाहिएगा, कोई टाइमलाइन नहीं है, ऐसा नहीं कि जादू आएगा जादू करके हाँ अभी ये देख लो करके, देयर इज नो करेक्ट टाइम फॉर इट, इट्स अ प्रोसेस, एंड द प्रोसेस स्टार्ट्स, मतलब आपके जब से एजुकेशन टाइम शुरू होता है, आप उस प्रोसेस में एंगेज रहते हैं, चीज़ों को समझना, सवाल पूछना, सवाल पूछना को एनकरेज करके कैसे आप उसको और मोटिवेट कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना, वही जो हमने समझा, चीज़ों को समझ के रिकॉल करके अंडरस्टैंड करके कॉम्प्रिहेंड करते हैं, आप एनालाइज करते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं। तो एप्लीकेशन करते करते वो तो बच्चा समझेगा ना कि अच्छा मेरा इंटरेस्ट ये चीज़ अप्लाई करने में है। अगर बच्चा अप्लाई करते करते समझता है कि अरे मेरा इंटरेस्ट इंजीनियरिंग की चीज़ों को करने में है, मशीन वर्क करने में है, चीज़ें बनाने में है,
तो वो अब रियलाइज करेगा, एंड देन दैट्स व्हेन ही रियलाइजेस कि वही हिज वैल्यूज, हिज पर्सनैलिटी, हिज बीइंग को कैसे आप जब एक अच्छे से मिक्सचर में बनाते हैं, एंड देन उसको आप अलाइन करके इससे इम्पैक्ट क्या बन रहा है मेरे लाइफ में, एंड दैट्स व्हेन ही और शी रियलाइजेस कि ये मेरा पर्पस है एंड आई शुड फॉलो दैट. Okay. Okay. So, is there any advice you have to give to young generation? मज़े करो यार अपना, तुम्हें जो मन कर रहा है उसको एक्सप्लोर करो, सही के मतलब उस दायरे में रह के सवाल करो, पूछो, सवालों के जवाब ढूंढो, लोगों से बातचीत करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आसपास जितने भी लोग हैं, ने कहीं से जवाब नहीं मिल रहा है, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, लुक फॉर समवन एल्स. ये बहुत ज़रूरी है. और धीरे धीरे बाकी तो ज़िंदगी तुम्हें ले ही जाती है कहीं ना कहीं आगे, बस तुम्हें ये तय करना है कि तुम्हें कैसे जाना है. तो वो जो बातचीत करोगे, लोगों से मिलोगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे, तब चीज़ें होती रहेंगी. एंड नॉट जस्ट ब्लाइंडली डू एनीथिंग. हर चीज़ का मतलब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि लोग, जो भी चीज़ हो रही है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कौन कर रहा है, और क्या मैं ये करूँगा तो सही रहेगा नहीं रहेगा, इन सब में एंगेज करें. जिसे हम अक्सर कहते हैं ना, अरे सवाल मत पूछो, ये मत करो, दैट आई थिंक इज वेरी रॉन्ग. ये सब करो, कन्फ्यूजन के स्टेट में भी रहो, क्योंकि कन्फ्यूजन से ही तुम एक डिसाइसिव स्टेट में इवॉल्व करते हो. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Okay. Thank you so much. It was pleasure to have you on the show. Pleasure's mine. Thank you. And thank you so much. We shared a lot of stories. Thank you. Thank you, Shaheen. Thank you.